हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सब अच्छा है। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जीओसी पढ़ेंगे। सब बोल रहा था कि नहीं, जीओसी पहले चालू करना है, तो जीओसी चालू करते हैं हम लोग। और जीओसी में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एकदम सब बोर्ड पे देखना, इधर उधर नहीं, और वीडियो को लास्ट तक देखो। हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। अगर इस चीज को अच्छे से समझ गए ना, तो होल केमिस्ट्री 11th-12th तुमको कहीं दिक्कत नहीं होगा ऑर्गेनिक में। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्या अपना जीओसी। जीओसी मीन्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी जनरल कंसेप्ट है, सबको हम आज इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी टॉपिक के अंदर सबसे पहले जीओसी का मतलब होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब जनरल चीज पढ़ना है। ठीक, इतना चीज समझ में आया। तो इसको हम ना कुछ टॉपिक में डिवाइड करते हैं। जैसे इसमें है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, दूसरा क्या है इसमें है, उसके बाद हाँ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो गया। उसके बाद है एरोमेटिसिटी, उसके बाद है एसिड बेस केमिस्ट्री, ठीक। ये अपने आप में एक टॉपिक है बढ़िया। ठीक, ये अपने आप में एक बढ़िया टॉपिक है, ये अपने आप में एक बढ़िया टॉपिक है, जो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक हिस्सा है। समझे? ये चैप्टर है मेन, और इसमें ये सब चीज को पढ़ना है। समझे? उसके बाद हम लोग को आगे बढ़ के रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ना है। रिएक्शन मैं इसी तरह से पढ़ाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट खत्म करना है, फिर उसके बाद एरोमेटिसिटी, फिर एसिड बेस रिएक्शन या एसिड बेस केमिस्ट्री जो भी बोलो, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म। ये 4 टॉपिक पढ़ने के बाद तुमको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कमांड आ जाएगा। ठीक, उस कमांड को अपने पास रख के उसके बाद एक होता है, ये तो स्टीरियो केमिस्ट्री है, इसको तो बाद में डील करना है। इसका यूज होता है प्रोडक्ट के ओरिएंटेशन में। तो ये सब पढ़ने के बाद इसको यूज करते हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, जो हम सबसे मेरा पहला वीडियो जो था यूट्यूब पे, वो इसी सब के बारे में। समझे बात? तो ये हमारा क्या है, जीओसी का एक ओवरव्यू था कि क्या क्या पढ़ना है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जीओसी में। सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इसको डिफाइन करना कोई उतना जरूरी नहीं है, लेकिन सिंपल भाषा में यह इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के कारण होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मतलब या तो पार्शियल हो सकता है, या पूरा पूरा हो, या ऐसे ही बोल सकते हो, या तो परमानेंट हो, या तो स्लाइटली टेम्पोररी हो। तो इस तरह के इफेक्ट को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में। तो ऐसा इफेक्ट कहाँ कहाँ पढ़ना है? सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद है रिजोनेंस। इसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मेजोमेरिक पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या अपना हाइपर कंजुगेशन। उसके बाद क्या है अपना
इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ये जो ऊपर का 3 है ये परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें, क्योंकि ये जो इफेक्ट ही है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ये पूरा इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट में बेस है। तो इस 3 में इंडक्टिव, रिजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, या परमानेंट इफेक्ट कह सकते हैं इसको सिंपल। क्या बोलेंगे इसको? परमानेंट इफेक्ट। ठीक। और ये जो नीचे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमेरिक, ये ना ये टेम्पोररी होता है, मतलब इसमें टेम्पोररी डिस्प्लेसमेंट होगा। वो हम लोग देखेंगे डिटेल में, एक एक सब बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखो, सब बोर्ड पे देखो, इधर उधर मत देखो, क्योंकि आज का जो सेशन है ना अपने आप में बहुत एक कंसेप्चुअल सेशन है। इसको समझना मतलब तो तुम पूरे केमिस्ट्री का ना बेस तैयार कर रहा है। जैसे घर बनाते हैं तो पहले बेस तैयार करते हैं, फिर धीरे धीरे अगर बेस मजबूत है तो घर भी हमारा बहुत मजबूत माना जाता है। उसी तरह से अगर हम इसको अगर अच्छे से समझ लें, ऐसे तो छोटा छोटा टॉपिक है, लोग ज्यादा ध्यान नहीं देता है, बड़ा बड़ा चीज पढ़ता है, छोटा चीज कहाँ क्या यूज हो गया, कैसे यूज हो गया, किसके वजह से क्या यूज आ गया। तो इस जितने ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट है, तो अभी इससे पीछे जो भी एरोमेटिसिटी, एसिड बेस केमिस्ट्री, तो वो सब में ये यूज होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज होगा, इसका बहुत सारा यूज है। जितना भी हम लोग रिएक्टिव इंटरमीडिएट पढ़ते हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल, सब में इसका यूज है, समझे बात। उसी तरह से सब में इसका भी यूज है, इसका भी यूज है, इसका भी यूज है। तो इस सब को पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना क्या कहें कोई काम करने के लिए, मतलब कोई दूसरा काम, जैसे खाने के लिए, हम रहने के लिए खाना जरूरी है, उसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए इसको बहुत ही अच्छे से तुम्हारा कमांड होना चाहिए इस पे, मतलब इसको लगा डाला तो डायरेक्ट झिंगा डाला, समझे बात। तो आज हम लोग क्या पढ़ना चालू करेंगे, सबसे पहला इफेक्ट अपना छोटा सा इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव सबसे पहले तो हम लोग इसको समझेंगे अच्छे से, फिर डिफिनेशन देखेंगे। जैसे मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बॉन्ड का चर्चा हो, तो ऐसे तो बॉन्ड 2 तरह के होते हैं। ये थोड़ा सा हटके है, मैं एक अपना बेस बिल्ड कर रहा हूँ, उसके बाद इसको डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो अगर मान लो बॉन्ड समझते हैं, तो बॉन्ड हमारा 2 तरह का होता है। कौन कौन? एक कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट भी होता है अपना, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आयनिक, तो आयनिक और कोवैलेंट में क्या फर्क है? दोनों के बनने में फर्क है। ये जो बॉन्ड होता है ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है बिटवीन 2 एटम, एंड ये जो बॉन्ड बन रहा है ये फुल मतलब कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन 2 एटम, मतलब एक एटम अपना कंप्लीट ट्रांसफर कर दे दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन, तो जो चार्ज जनरेट होगा और उस चार्ज की वजह से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो तुमको पता है कि हमको अभी तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से डील करना है, और कार्बन क्या है? कार्बन हमेशा शेयरिंग करता है, जिसका मतलब अभी जितना भी हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे सब किसको पढ़ेंगे? कोवैलेंट को, तो हमारा आयनिक नहीं पढ़ना है, ठीक। अब जब कोवैलेंट पढ़ रहे थे तो अभी हम डिफिनेशन बताए कि म्यूचुअल शेयरिंग होता है बिटवीन 2 एटम, किसका? तो इलेक्ट्रॉन का। तो मतलब ए अपना इलेक्ट्रॉन बी को दे और बी अपना इलेक्ट्रॉन ए को दे, इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है दोनों के लिए है, दोनों का हक है इस इलेक्ट्रॉन पे, समझे बात। तो अगर मान लो कि ये ना एक तो इलेक्ट्रॉन दिया उतना ही, ये भी उतना ही इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों का हक है इस इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन अगर मान लो ये थोड़ा सा तगड़ा है, मतलब कहने के इन द केमिस्ट्री के सेंस में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अगर ज्यादा मोड ईएन है,
En मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोड En एलिमेंट है, मान लो कंसीडर, तो मोड En है, तो En का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट या टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। अगर मान लो ये बहुत ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये जो दो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करेगा? अपने तरफ खींचेगा, अपने तरफ स्लाइटली खींचता है, समझे? कंप्लीटली में थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट करवाता है इलेक्ट्रॉन का, समझे? तो En का मतलब क्या हुआ? टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स itself। बात समझे क्या? कि अगर मोड En एटम का मतलब क्या होता है? मोड En एटम वो एटम होगा जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। जैसे कि यहाँ B मोड En एटम है, मान लिए, कंसीडर किए, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ना अपने तरफ खींचता है। बात समझ रहे हो? और वो खींचना स्लाइटली ही पुल कर पाता है, ठीक है? तो अभी हम क्या देखते हैं? अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रीजन को हम इस सिंगल लाइन से दिखाते हैं और उसी को बोलते हैं कि बॉन्ड है। एक्चुअली में ना ये दो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी एक दूसरे से ओवरलैप क्या हो जाता है, मतलब ओवरलैप कर जाता है, मिल जाता है। तो अगर ये ज्यादा खींच रहा है तो इसके तरफ हम क्या दिखाएंगे? एरो, मतलब ये डेंसिटी खींच रहा है, और ये खींचने की वजह से क्या होगा कि जहां से इलेक्ट्रॉन गया वहां पे डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और जहां पे गया है वहां पे डेल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। समझे बात? ये En के वजह से, ये En के डिफरेंस के वजह से, मतलब ये ज्यादा था ये कम था, तो En डिफरेंस जनरेट हुआ, और En डिफरेंस जनरेट की वजह से जो ज्यादा था वो ज्यादा खींच पाया, और जो ज्यादा खींच पाया तो उस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गया होगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है मतलब नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इस पे डेल नेगेटिव चार्ज आ गया, और उतना ही जहां से गया है उतना डेल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ एक हमारा कोवलेंट बॉन्ड में, इसी इफेक्ट को ना इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। ये मतलब जनरेशन ऑफ पार्शियल चार्ज इन कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो वो क्या होता है इफेक्ट? उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। समझे? ये इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है, ये इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है बट पार्शियल है। कहने का मतलब क्या होगा कि इफेक्ट तो परमानेंट है, जैसे ही कभी भी मोर En एटम से एक लेस En एटम रहेगा और वो दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब नॉन मेटल हो, कोवलेंट बॉन्ड बना हो उस दोनों के बीच में, तो हर हमेशा ऐसा फिनोमेना आ जाएगा। समझे बात? क्या कहना चाह रहे हैं? इधर देखो, कभी भी जैसे कभी भी कोई मान लो कि R एक्सट्रैक्ट है, R को अगर इसको और अच्छे समझो, हमारा केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या हमको डील करना है? कार्बन के साथ डील करना है। ऐसा कोई हमारा कंपाउंड है, ये कार्बन कार्बन कार्बन, और ये X4 मतलब कोई हेलोजन ग्रुप है, X मतलब कोई हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन टाइप, ठीक है, जो मोड En के खानदान में आते हैं, ठीक है। अब देखो इधर, तो कार्बन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, और ये X बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा? ये जो कोवलेंट बॉन्ड था ना, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचना शुरू करेगा। तो ये जो खींचना शुरू किया तो इस पे डेल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो एक्स्ट्रा तो कुछ हुआ नहीं, तो ये खुद में जनरेट हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं परमानेंट। अगर मान लो किसी दूसरे के इफेक्ट से जनरेट होता है तो वो टेम्पोररी हुआ, क्योंकि अगर वो दूसरा चीज को तुम हटा दो तो फिर से वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो कोई यहाँ पे ऐसा है नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं परमानेंट। जब भी कोई CX बॉन्ड आएगा, कैसे भी लगा रहे हो, कैसे भी हो, ये जब भी कोई CX बॉन्ड आएगा तो X पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये फिनोमेना हर जगह होता है, बात समझ रहे हो? अब देखो,
तो ये यहां से खींचा तो ये डेल पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये कार्बन खुद पॉजिटिव हो गया, तो इस पीछे से लगा हुआ कार्बन से अपना मदद मांगा, तो ये क्या करता है ना, मदद करने के लिए तैयार होता है और ये भी अपना दे देता है, तो इस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया। फिर ये ज्यादा पॉजिटिव हुआ तो इससे खींचना शुरू कर देता है, तो ये जो इफेक्ट है ना धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, कम होते जा रहा है। ये जो इफेक्ट है धीरे धीरे कम होते जा रहा है और यहाँ मैक्सिमम 3 कार्बन तक जाते जाते क्या होता है, ये इफेक्ट वैनिश कर जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। वो 3 कार्बन के बाद नहीं देखा जाता ऐसा इफेक्ट। समझे, बात समझ रहे हो? जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हैलोजन है उस पर तो बहुत ज्यादा होगा, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो पीछे से ये दिया, फिर यहाँ कमी हुई तो पीछे से ये दिया, लेकिन यहाँ आते आते ये इफेक्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि लिटरेचर में लिखा आता है कि मैक्सिमम टिल देन 3 कार्बन तक ये इफेक्ट देखा गया, उसके बाद ये वैनिश होते गया, धीरे धीरे खत्म हो गया। समझे बात? तो ये हमारा कंसेप्ट था इसका। इतना चीज अगर समझ लिए तो अब तुम खुद से भी डिफिनेशन बना सकते हो। कैसा डिफिनेशन होगा? परमानेंट इफेक्ट या परमानेंट एन, परमानेंट कॉमा पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। चीज को समझो, डिफिनेशन को याद तो खुद कर लो। परमानेंट कॉमा पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी between या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू EM डिफरेंस, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। बात समझे? ये इफेक्ट ड्यू टू किसके कारण हुआ? EM डिफरेंस के कारण। ठीक, इतना से समझ में आया। तो इसका फ्यूचर मतलब फीचर देखते हैं, प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसका? पहला, इट जनरेट due to EM difference। EM डिफरेंस। उसके बाद दूसरा क्या होगा? ये इफेक्ट ना हमेशा सिग्मा बॉन्ड में होता है, पाई बॉन्ड में कुछ नहीं होगा। पाई बॉन्ड इसको इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। कोई पाई बॉन्ड से जैसे मतलब ऐसा कोई इफेक्ट हो, इसमें एक सिग्मा और एक पाई होगा, तो सिग्मा बॉन्ड से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये पुल कर लेगा क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और नाइट्रोजन के ही जितना क्लोरीन का भी होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, बस कुछ मैक्सिमम 3 या 4 पॉइंट के बाद कुछ डिफरेंस आ जाता है दोनों में। और चूंकि कहा जाता है कि नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, मतलब साइज छोटा होने के कारण ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच पाता है वो। तो ये मतलब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू तो खींच पाएगा, लेकिन पाई बॉन्ड इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पाई बॉन्ड के थ्रू नहीं होता है। तो यही चीज को लिखेंगे क्या? इट ऑपरेटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड ओनली, मतलब पाई बॉन्ड डू नॉट इफेक्ट या पाई बॉन्ड कांट पार्टिसिपेट इन दिस इफेक्ट। समझे? जैसे लिखना हो उसको लिख लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये 2 फीचर था। उसके बाद इस इफेक्ट को ना इट इज डिनोटेड या इट इज रिप्रेजेंटेड बाय या
it can be shown by एरो। इस तरह के एरो से दिखाया जाता है, या इस तरह के एरो से, या इस तरह के एरो से। मतलब डायरेक्शन है, ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी तुम समझ सकते हो फिजिक्स के लैंग्वेज में। ऐसा नहीं है कि वही है, लेकिन हाँ डायरेक्शन दिखाना पड़ता है कि मतलब किधर से किधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ। जैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो अच्छा इस चीज को बाद में देखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया कि मतलब डायरेक्शन दिखाना पड़ता है किधर से किधर शिफ्ट हुआ है, बात समझ रहे। दूसरा क्या है, दूसरा है this effect is additive in nature। मतलब मान लो कोई इधर खींच रहा है, या ऐसे देखो कोई ऊपर खींच रहा है और उतना ही अमाउंट से कोई नीचे खींच रहा है, तो मतलब इफेक्ट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो इस तरह का एडिटिव नेचर है, जैसे वेक्टर सम करते हैं उसी तरह। समझे बात, इतना चीज समझ में आया। अब ना इस डायरेक्शन का यूज हम कहाँ करते हैं, इस डायरेक्शन का यूज हम ना डायपोल मोमेंट में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है, अगर डायपोल मोमेंट को डी से दिखाओ, क्यू कोई चार्ज है और कितने डिस्टेंस पे है उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो वही हमारा क्या होता है डायपोल मोमेंट। ठीक, डायपोल मोमेंट निकालने का बहुत सारा तरीका है। हम लोग मतलब इस एरो के सहारे भी निकालते हैं। अगर उतना इफेक्ट ऊपर है, मान लो कि मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मोड खींचे। चार्ज कब जनरेट होगा कोई बॉन्ड में, जब ईएन डिफरेंस हो। ईएन डिफरेंस हो मतलब इंडक्टिव इफेक्ट का काम आएगा इस डायपोल मोमेंट में, और बहुत ही काम आता है, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट का ही काम आता है। समझे बात, तो इसीलिए इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम ये अगर तुमको अच्छे से आता है तो तुम डायपोल मोमेंट ऐसे ही कर दोगे। अब देखो यहाँ चार्ज जो होता है वो कूलम में होता है, और डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में। तो कूलम मीटर इसका क्या है, ऐसा यूनिट। और इसको ना डिवाइस से भी बोला जाता है, डिवाइस। ठीक है, उतना जानते नहीं हम लोग को ना, ऐसे चार्ज कितना ये क्वांटिटिव एनालिसिस नहीं करना है, हम लोग को तो क्वालिटेटिव करना है। समझे, कि होगा कि नहीं होगा, और होगा तो किसका ज्यादा होगा तो किसका ज्यादा होगा, या होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि डायपोल मोमेंट जीरो होगा। डायपोल मोमेंट किससे दिखाते हैं, इससे दिखाते हैं, लिखेंगे डायपोल मोमेंट जीरो। अगर नहीं होगा तो लिखेंगे नॉट जीरो। अगर हो गया डायपोल मोमेंट जीरो है तो वो ना मतलब वो जो मॉलिक्यूल होगा जिसका डायपोल मोमेंट जीरो है वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। अगर हो गया तो पोलर, नहीं अगर नहीं है जीरो हो गया तो मतलब चार्ज का जो इफेक्ट है वो खत्म है। मतलब इतना चार्ज तुमने जनरेट किया, इतना चार्ज हमने जनरेट कर दिया, दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है तो जीरो, तो ये नॉन पोलर हो गया। समझे बात, तो यही है। अच्छा, इतना चीज समझ में आया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक लाइन लिखा जाता है क्या, कि अल्केन्स आर, या हम लोग ऐसे समझेंगे कि अल्केन्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड है। मान लो 4 कार्बन ब्यूटेन है, और ब्यूटेन को तुम चाहे ऐसे लिखो या तुम इसको ना ऐसे लिखो, ऐसे लिख दो, तो मान लो ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है तो रिप्रेजेंटेशन अलग है, लेकिन बात तो वही है, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है। तो ये देखो यहाँ ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या, जीरो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है तो चार्ज जनरेट ही नहीं होगा, कौन किसको खींचेगा, तो चार्ज जनरेट नहीं होगा तो क्या होगा, ये नॉन पोलर हो जाएगा। बात समझे। अगर कोई इसी को बोले कि ना इसको हम न्यूमेन में बनाए, अगर इसको न्यूमेन में बनाते हैं तो अगर न्यूमेन में बनाते तो किस तरह का बनाएंगे,
CH3 H H CH3 H H, ये हमारा क्या हो गया गॉच। ठीक है, और इसका दूसरा फॉर्म क्या होता है CH3 H H CH3, ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है। आप लोग कहाँ पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में। तो हम ना इस ब्यूटेन को इस तरह से दिखा सकते हैं, इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ठीक। लेकिन कोई कहेगा कि अच्छा चलो ये इधर खींचा ये इधर खींचा, इसका म्यू जीरो, लेकिन इधर दोनों सेम है, यहाँ म्यू जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे तो नहीं होता है ना। अरे रिप्रेजेंटेशन सिर्फ अलग हुआ है, कंपाउंड तो वही है ना, इसका भी नाम ब्यूटेन ही है, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, दिखाने का तरीका अलग है। हम लोग ना सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कर सकते हैं, वो अलाउड है, समझे, लेकिन कंपाउंड चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये रिप्रेजेंटेशन अलग है, दिखाने का तरीका अलग है, लेकिन चीज वही है। तो सब क्या होगा, जितना भी ये चार का चार स्ट्रक्चर है ना, चारों स्ट्रक्चर के लिए क्या होगा, म्यू जीरो होगा, और जीरो होगा तो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। बात समझे, बात समझ में आया, बात समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, बात समझ रहे हो। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये चीज समझ में आया। कभी भी अल्केन मिल जाए या अल्केन ना मिले तो हम लोग क्या चेक करते हैं, सबसे पहले ईएन डिफरेंस चेक करो। ईएन डिफरेंस अगर जीरो हुआ तो नॉन पोलर होगा, कोई चार्ज जनरेट नहीं होगा, वो कंपाउंड नॉन पोलर होगा, मतलब डायपोल मोमेंट जीरो, म्यू जीरो। बात समझ में आया। अब ना हम लोग टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट ना दो टाइप्स के होते हैं, प्लस आई और माइनस आई, या तो इसको ऐसे भी लिखा इफेक्ट। ठीक, अपना प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट को समझना है, ठीक है ना। डिफिनेशन कितना याद करोगे, अभी से लेके बहुत सारा डिफिनेशन, तो बात को समझो, डिफिनेशन पे मत, ठीक है। बात समझ लिए तो तुमको यूज करना है, समझे ना, कोई लिटरेचर तैयार नहीं करना है, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट का मतलब हुआ कि अगर, अच्छा इसको पहले क्या करते हैं, इस ग्रुप का क्या नाम होता है, इस ग्रुप का नाम ERG भी बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अपने से निकाल दे, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब ये सब क्यों यूज होगा, सिंपल हम बोल देंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो मतलब समझ जाओ वो प्लस आई है, समझे बात। और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, समझे, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी से निकाल लेना, समझे बात। और इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन दे देना, बात समझे। तो इस दोनों ग्रुप को इस नाम से जाना जाता है, इसको आपको थोड़ा सा रिमेम्बर करना है, बात समझे। अब देखो बात क्या, इसका नाम क्या, इलेक्ट्रॉन को रिलीजिंग ग्रुप करना, मगर अगर कोई कार्बन से मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम लगा हुआ है तो कार्बन को मजबूरन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, बात समझ लो। और रिलीज करेगा तो इसी तरह के इफेक्ट को क्या बोला जाता है, प्लस आई इफेक्ट। लेकिन उसी समय पे अगर कार्बन किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लग जाए, मतलब जैसे मेटल, कोई मेटल हो, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कोई मेटल हो, तो एक बार कार्बन मोर एटम से लगा हुआ है, एक बार कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा हुआ है, तो बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कार्बन से तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लिया, इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन से इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाया। तो इस बार कार्बन किस तरह से यूज करेगा इसको, मतलब किस तरह से आया, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के ऊपर, समझे बात। अब यहाँ क्या है, मेटल बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसका ईएम जो होता है ना वो डिक्रीज
मतलब कम है, लेस है, ऐसे लिख सकते हो, लेस है। किससे? कार्बन से। तो कार्बन क्या करेगा? कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिया। मतलब अब कार्बन कैसा काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग करवा रहा है किसी से। तो ये कैसा ग्रुप हो जाएगा? माइनस आई। ये कैसा ग्रुप हो गया? प्लस आई की तरफ। तो ये ना इफेक्ट नहीं है, हम लोग इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट लिख देते हैं करने के लिए, लेकिन सोचो ये तो बिहेवियर है ना। वही कार्बन अभी प्लस आई की तरह काम कर रहा था, वही कार्बन अभी माइनस आई की तरह काम कर रहा है। ये बिहेवियर है, इसको इफेक्ट नहीं करके बिहेवियर कहना बहुत हद तक सही है, लेकिन लिटरेचर में इफेक्टिव लिखा आता है तो इफेक्टिव पढ़ते हैं, समझे। ये इंडक्टिव इफेक्ट का बिहेवियर होता है कि वो कभी एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर आ जाए या एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड आ जाए, मतलब हमको चाहिए या हम दे सकते, ऐसा बात समझ रहे हो। तो इस तरह का काम कौन करता है? इस तरह का काम हमारे पास कोई आर ग्रुप जैसे कि CH3 C2H CH3 C2H5, मतलब ये कोई आर ग्रुप कर सकता है, ठीक। या जिसपे ओवरऑल निगेटिव चार्ज है, मतलब इफ a group having overall negative charge, जैसे O माइनस, समझे, या C+O-, इस तरह का कोई ग्रुप हो, तो वो ना क्या करता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, सॉरी मान लो O माइनस है, एक तो O पहले से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है उसका, और उस पर तुम माइनस चार्ज डाल दिए, और माइनस चार्ज डाल दिए मतलब इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, तो अब वो इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करेगा? वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा नेगेटिव चार्ज में, तो इसलिए वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है। तो अनस्टेबल ना हो इसके कारण ये कैसा बिहेव करता है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, बात समझे। अगर इसका अपोजिट हम इधर चले तो इसको हम आगे लिखते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, इसका ऑर्डर भी है, वो PDF के फॉर्म में हम तुम लोग को दे देंगे, उसको याद रखना जरूरी है, समझे बात। उसमें कुछ समझाने का तरीका नहीं है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा हुआ था ग्रुप सब, और ग्रुप किसका बिहेवियर कैसा है उस तरह से उसको सजाया गया है। एक ही फंडा एक ही है उसको याद रखने का। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करना चाहेगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड, मान लो कि दो साइड होता है ना, A B, और B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो माइनस साइड की तरह काम करेगा, बात समझ रहे हो बात। जिस साइड ज्यादा माइनस आई ग्रुप लगा है उस साइड क्या बोलेंगे, मोर, मतलब माइनस आई की तरह काम करे, ठीक। अब देखो, अब हम लोग ना माइनस आई पे चलो, माइनस आई, प्लस आई के बारे में जान लिए सब कुछ। अच्छा, प्लस आई में एक दो चीज और, प्लस आई में एक दो चीज और, एक ही चीज बस देखो, कोई डिटोरियम या कोई हाइड्रोजन, तो प्लस आयन डिटोरियम का ज्यादा होता है, मतलब कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो और कोई ऐसा CH3 मिथाइल का ग्रुप प्रेजेंट हो तो ये ज्यादा होगा, बस इतना याद रखना, ठीक है, ठीक। अब देखो माइनस आई की तरफ बढ़ते हैं। माइनस आई इफेक्ट अभी समझे थे, इसको किससे दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। और ये इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कार्बन एटम कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ जाए तो कार्बन का क्या, ये इस पे डेल नेगेटिव चार्ज और डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। इसका मतलब कार्बन जो है ना माइनस आई की तरह काम किया। तो अगर किसी ग्रुप में इफ अ ग्रुप having overall पॉजिटिव चार्ज, एक ग्रुप को ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज हो उसके पास, तो वो किस तरह से बिहेव करता है, इट बिहेव
एज माइनस आई ग्रुप किस तरह से बिहेव करता है, माइनस आई की तरह बिहेव करता है। मतलब जैसे NR ये आ जाए NR3 प्लस NR2 प्लस, या उसके बाद NH2 प्लस, उसके बाद तो इस दोनों में देखो, इस दोनों में क्या होगा कि इसके पास ओवरऑल क्या है, चार्ज प्लस चार्ज है, तो ओवरऑल प्लस चार्ज है, और पीछे से भी क्या लगा हुआ है, R ग्रुप लगा है, तो वो भी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो ये ना क्या करेगा, अच्छा ऐसे मत समझो, अब NR2 टाइप है, NR2, तो NR2 ना क्या करता है ना, सबसे पूरे मतलब जितना भी एलिमेंट है हमारे, सॉरी जितना भी ग्रुप है, सबसे ज्यादा ये क्या करता है, खींचू है, समझे। उसके बाद ये, क्योंकि इस पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। उसके बाद कहीं जाएंगे तो हमारा NO2 ग्रुप आता है। ऐसे NO2 ग्रुप बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचू है, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसको, लेकिन किसके बाद आ रहा है, इस दोनों के बाद। बात समझ रहे हो, ये ऑर्डर समझे, इस ऑर्डर को तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो ये हमारा क्या है ओवरऑल, ये आई इफेक्ट था, प्लस आई इफेक्ट था। आई इफेक्ट क्या होता है ये भी सब समझ गए। तो अब ना एप्लीकेशन वाला पार्ट होगा कि ये प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट जो इतना देर से पढ़े हैं, इसका कहाँ यूज करना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे ना, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। और उसमें क्या होगा, सब का यूज देखेंगे, कहाँ कहाँ यूज है, कैसे कैसे ये प्लस आई से किसका स्टेबिलिटी हम बता पाते हैं, किसका स्टेबिलिटी नहीं बता पाते, तो ये सब है, ठीक है ना। और अगर अच्छा लगा है ना तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब भी कीजिए, और हमारा ये सीरीज चलते रहेगा, ठीक है। तो जो भी अभी 11th में आए, 10th मूविंग 11th में, तो सब अपने अपने दोस्त को शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। थैंक यू।